हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जो टॉपिक है इसको आप लैब में एक्सपेरिमेंटली करते हैं और यहाँ पर क्लासेस में इसको थ्योरी वाइज पढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सैमुअल हंटर। उन्होंने सबसे पहले इस व्हीटस्टोन ब्रिज में काम किया था, बट जिसने इसको इम्प्रूव किया था इन 1843 वो थे हमारे पास व्हीटस्टोन। उन्हीं के नाम पर ही हमारे पास ये टॉपिक का नाम रखा हुआ है और नाम हमने इसको पूरा दिया हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन तो समझ आ गया। ब्रिज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो इसका सर्किट है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, आप देख भी रहे हैं कि इसमें हमारे पास क्या है कि ये 4 रेजिस्टेंस है P, Q, R, S। दीज आर द 4 रेजिस्टेंस। और इन 4 रेजिस्टेंस में क्या होता है, इनको इस तरह से अरेंज किया होता है कि ये ब्रिज की फॉर्म में हमें नज़र आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि P से Q तक हमारे पास एक ब्रिज बना हुआ है और R से S तक भी एक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि काम हमारा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। और यहाँ जो अननोन रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास S। इस रेजिस्टेंस को वैल्यू हमें नहीं पता है, वो हमें निकालनी है। P और Q की रेजिस्टेंस हमें दी हुई है। मैंने कहा कि P और Q आर द नोन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमें पता होगी। ये जो रेजिस्टेंस होता है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर सकती है क्योंकि रेजिस्टेंस वेरिएबल भी होता है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, लिखा हुआ है मैंने। और S क्या है, इज द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए। पहले ये बीच में मैंने गैलोमीटर बनाया हुआ है। तो गैलोमीटर एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द वेरी स्मॉल करंट। बहुत छोटा करंट अगर हमने मेजर करना है तो उसको निकालने के लिए हम लोग गैलोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये एक सेंसिटिव डिवाइस है और नीचे आप देख रहे हैं एक सेल या बैटरी लगी हुई है जिसका EMF है E और 2 कीज़ हैं। क्लियर, ये सर्किट के बारे में बता दिया मैंने। अब इसमें हमने जैसे कहा कि हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर करते क्या हैं कि हमने यहाँ पर एक फंडा बनाया हुआ, मैं आपको थ्योरेटिकल वाइज समझाता हूँ, देन विल स्टार्ट। तो यहाँ होता क्या है कि जैसे आपने ये की को क्लोज़ किया इसको और इस वाली की को क्लोज़ किया तो सर्किट लगभग पूरा क्लोज हो गया। ठीक, अब यहाँ से बैटरी जो ये सेल है, इस बैटरी से आपने करंट दिया, मान लीजिए I, यहाँ से करंट आता है I। ठीक, अब आ गया आपके पास जंक्शन। आप जानते हैं कि लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो किरचॉफ लॉ था। उसमें मैंने आपको 2 लॉज में बताया था। पहला लॉज जो था वो करंट से रिलेटेड था कि अगर कहीं जंक्शन पे जितना करंट आता है वो आगे जाकर उतना ही बन जाता है। तो यहाँ मान लीजिए करंट आगे बना I1 इधर की तरफ और इधर की तरफ जो करंट गया वो गया I2। ठीक है, करंट जंक्शन पे आके टूट जाता है। तो यहाँ मान लो I जो टूटा वो I1 और I2 में टूट गया। अब ये जब आगे टूटा तो यहाँ से करंट निकलेगा और यहाँ से करंट निकलेगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो गई। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि जब ये यहाँ पहुँचेगा तो अगेन यहाँ जंक्शन आ रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। ठीक, अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर करंट जब आएगा तो वो गैलोमीटर में जाएगा, तो गैलोमीटर की जो निडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक, और कुछ करंट यहाँ भी जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो व्हीटस्टोन ने हमें फंडा बताया, उन्होंने कहा कि हमें इस ब्रिज को ना बैलेंस करना है। और बैलेंस करने का जो उन्होंने फंडा बनाया हुआ है वो कुछ इस तरह से है जो हम यहाँ पर समझेंगे। उन्होंने कहा कि जो 4 रेजिस्टेंस हैं P और Q और R और S, इनका जो रेशियो है वो बराबर होता है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि P/Q इक्वल टू R/S, ये एक कह सकते हैं हम इसका फॉर्मूला है। और ब्रिज को या फिर इस टॉपिक को हमें बैलेंस करना है तो उसके लिए हमें ये बनाना पड़ता है क्या, ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशियो और नीचे वाले रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होना चाहिए, उस वक्त ब्रिज बैलेंस होता है। ठीक, और हम उससे आंसर निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालते हैं वो देखिए। हमारे पास क्या होता है कि आप जानते हैं कि ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो हम इसको एक्सपेरिमेंट लैब कैसे करते हैं, यहाँ से जब हम करंट भेजते हैं तो यहाँ जो वेरिएबल रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू को हम वेरी करते रहते हैं। जब हम इसकी वैल्यू को वेरी करते हैं ना तो एक ऐसा स्टेज आता है कि यहाँ पर, यहाँ ऊपर मैं नाम दे रहा हूँ इसका B और इसका नाम दे रहा हूँ मैं D, ये A मान लो, ये मान लो C। ठीक है, ABCD।
तो होता क्या है कि जैसे आप इसकी वैल्यू को चेंज करते रहते हो, किसी एक इंस्टेंट में यहाँ पर इस हिस्से में करंट आना बंद हो जाता है। सुना आपने मेरी बात? इस हिस्से में गैल्वेनोमीटर में करंट आना बंद हो जाता है, मतलब इसकी डिफ्लेक्शन बंद हो जाती है। जिस इंस्टेंट पे ऐसा हुआ, कब होगा? जब इसकी वैल्यू को आप एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे लेके आओगे और यहाँ पर करंट आना बंद हो जाएगा, उस वक्त हम कहेंगे ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। और जब ऐसा होता है उस वक्त ये जो रेशियो है वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि यही इस टॉपिक का फॉर्मूला है। क्लियर हुआ? आई थिंक आप समझ गए। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पर बीच वाले हिस्से में करंट आना बंद हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक यूजलेस पार्ट हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ पर करंट नहीं आता वो एक यूजलेस पार्ट की तरह बिहेव करता है। इज इट क्लियर? अब हमें इसको प्रूव करना है। प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है। तो मैं एक बार लास्ट लाइन बोल देता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन द गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। At that time, ratio of their resistance are always equal. Is it clear? अब इसको प्रूव करते हैं कि ये हमारा आंसर आएगा कैसे और इससे अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और इसका जो प्रूफ हो जाएगा बच्चों, वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। एक बहुत इजी सा मेथड बताऊंगा आपको। हम यहाँ लगाएंगे किरचॉफ लॉ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अप्लाई या फिर अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूप लॉ, ठीक है, जिसको हम लोग लूप लॉ कहते हैं। किस में? यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? लूप 1 में लगाएंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ। आप बोलेंगे लूप कहाँ पर है? ये देखिए लूप क्या होता है। ये आपको पार्ट दिख रहा है A B D A, ये दिख रहा है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है? यहाँ पर ना एक लूप की तरह बना लेना है ऐसे, और इसका नाम दे देना है आपने लूप नंबर 1। ठीक है बच्चों, दिख रहा है? यहाँ पर आपने एक क्या करना है, मैंने आपको ये चीज़ कहाँ बताई थी? आपको किरचॉफ लॉ, जो मेरा पिछला टॉपिक था, उसको देखना है। चाहे आप आई बटन पे जाइए, चाहे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप किरचॉफ लॉ देखिए, फिर आप इसको देखिए, आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आपने एक लूप लेना होता है, क्योंकि आपने किरचॉफ लगाना है, तो मैं एक लूप की इसकी बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ये जो लूप है वो ऐसे चल रहा है, और आपको मैंने कुछ कहा था कि जब हमारे पास करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अगर सेम रहेगी रेजिस्टेंस में, तो साइन आएगा माइनस का। तो मैं आपको लिखते हुए चला जाता हूँ कि यहाँ पर लूप फर्स्ट में लगाना है, तो आ जाएगा I1P। आप लोग यही क्या है? ओम्स लॉ, V = IR होता है ना, तो ये I है, ये R है, ठीक। और मैं कह रहा हूँ ऐसे घूम रहे हैं हम लोग, ये भी ऐसे घूम रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ साइन आएगा माइनस। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ आओगे तो यहाँ तो करंट ही नहीं है, तो यहाँ पर वोल्टेज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 0। अब यहाँ से घूम के इधर आइए, तो इस हिस्से में ना यहाँ पर अगर चलें तो हम ऐसे घूम रहे हैं और करंट यहाँ उल्टा चल रहा है इसके बिहाफ में, तो साइन क्या आता है? रेजिस्टेंस के केस में आता है प्लस, और ये 0, क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसको वहाँ ले जाते हैं, मतलब ये बन जाएगा I1P = I2R। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। चेक कर लो, क्लियर हो गया? अब इसको और क्लैरिटी लाने के लिए आप इस तरफ भी देख लीजिए। अगर हम इस तरफ देखें, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर हमारे पास अगेन लूप बनाइए। ये आपने लूप बनाया इस तरह से, और इसका नाम दे दिया नंबर 2। ठीक है भाई, नंबर 2। आपको पता है कि यहाँ पर अगर ये देखें तो ये भी एक लूप है, इसका नाम दे रहा हूँ BCDB, तो ये एक लूप नंबर 2 है। तो हमारे पास लूप सेकेंड में क्या करना है? अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन अ लूप नंबर 2। क्लियर बच्चे? अब इसमें लगाते हैं, तो आपको मैंने जैसे अभी बताया
कि हुआ क्या, यहाँ देखिए कि यहाँ से ना थोड़ा सा बैक आते हैं, यहाँ से करंट गया, अब करंट यहाँ तो गया नहीं था, इस तरफ करंट गया था 0। अब ये वाला करंट यहाँ से क्या होगा, आगे सीधा निकल जाता है और यहाँ से जो करंट आया था वो सीधा निकल जाता है, मतलब I2 ऐसे चला गया, I1 ऐसे चला गया, हेंस इन्होंने ब्रिज क्रॉस कर लिया। ठीक है, करंट I1 और I2 ने क्या कर लिया, ब्रिज को क्रॉस कर लिया, इसलिए इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज रखा गया है। और फिर ये करंट यहाँ मिलने के बाद ये फिर बन जाता है I, करंट वापस आ गया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई थिंक क्लियर हुआ। अब आप आ जाइए किरचॉफ लॉ इसमें लगाइए, आप भी अपनी कॉपी पेन ले लो, खुद करो इसको। यहाँ से देखें तो ये और ये डायरेक्शन सेम है, तो रेजिस्टेंस की डायरेक्शन सेम होती है, तो यहाँ माइनस आता है और यहाँ से आए तो इस तरफ करंट ऐसा जा रहा है और ये उल्टा है डायरेक्शन, देख रहे हो, तो यहाँ साइन आएगा प्लस I2 R, सॉरी R नहीं है ये S है, तो दिस इज S, और इसको मॉडिफाई करेंगे तो I1Q इज इक्वल टू I2 S आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चेक कर लो आप लोग, इतना क्लियर हुआ आई थिंक। अब हमारे पास इसको और इसको डिवाइड कर दो भाई, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड जब आप डिवाइड करोगे, देखो जरा इसको इससे डिवाइड करो तो I1 कट जाएगा, तो बचेगा P/Q, इसको और इसको डिवाइड करोगे तो I2 कट जाएगा, हेंस R/S। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आ गया ऊपर वाला, ये आर्टिकल आ गया, ठीक हो गया। अब इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ, हमारे पास क्या है, इसी आंसर से देखिए जरा इसको, इसी आंसर से S निकालते हैं तो S आ गया ऊपर और ये उस तरफ चला गया, तो ये बन गया आपके पास R और ये बन जाएगा Q/P। ये आप बोलोगे ये क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि हमारे पास आप क्या करते हैं बच्चों, अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो है S। तो S इज द अननोन रेजिस्टेंस, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये फिक्स है, ये वेरिएबल है, जहाँ पर ये रुकेगा वहाँ पर ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। समझ आया आई थिंक आपको। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक इम्पॉर्टेंट और इजी आर्टिकल है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। आपने ये फॉर्मूला रिमेंबर दिमाग में रखना है। क्लियर हुआ आपको। देखो अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। पहली बात ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने अभी थ्योरी में पढ़ा उसी तरह का डायग्राम नहीं होता, उसके अलावा भी न्यूमेरिकली हम कुछ इस तरह से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही डायग्राम है, बट आपने समझना कैसे है। देखो हमारे पास पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ उसको देखिए, लिखा हुआ है फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द बैटरी इन दिस सर्किट। इसमें ये बैटरी है, इससे कितना करंट निकल रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो आपको करंट बताना है, क्योंकि आपको ना यहाँ सप्लाई दी है, वोल्टेज दी है और ये इतने सारे रेजिस्टेंस दिए हैं, तो उससे करंट निकलेगा ओम्स लॉ के बिहाफ में। I इज इक्वल टू V/R। R कौन सा, R इक्विवेलेंट। अब ये जो R इक्विवेलेंट होता है वो हमारे पास रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं सीरीज़ और पैरेलल होता है, उसकी नॉलेज है हमें, ठीक। अब सीरीज़ पैरेलल के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ सीरीज़ पैरेलल नहीं है ये, ठीक, वो आपको प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा। अब सीरीज़ पैरेलल के अलावा रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये है या नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है कि इनका रेशियो चेक करेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा, तो देखो इसको हम मान लेते हैं P, इसको आप मान लो Q, इसको आप मान लो R और इसको मान लो आप क्या S, ठीक है ना। 4 रेजिस्टेंस हो गए। अगर इनका रेशियो बराबर है तब तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। वो यहीं चेक कर लेते हैं कि P/Q इक्वल टू R/S है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो दिस इज 1/2, कुछ नहीं हो सकता। इधर 2 और 4 है, तो यहाँ 2 और 4 लिखा, इसको काटा तो ये भी 1/2 आ गया, हेंस यहाँ और यहाँ दोनों बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी किस चीज़ की है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है ना, कि दिस इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको इस रेशियो को याद रखना है। आई थिंक समझ आ गया आपको। जब भी आपने व्हीटस्टोन ब्रिज ढूंढना है तो रेशियो ढूंढो, बराबर आता है तो आपने क्या करना है। अब आपका आंसर कैसे आएगा, आपको अभी भी थ्योरी में बताया है कि अगर PQRS बराबर है तो बीच का जो हिस्सा होता है ना,
उसमें करंट नहीं जाता, थ्योरी में गैल्वेनोमीटर था, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो इस हिस्से में करंट आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो करंट यहाँ से निकलेगा ना ऐसे, वो यहाँ ऊपर चला जाएगा, और इधर वाला करंट इस तरह से निकल के यहाँ से निकल के ऐसा चला जाएगा। तो जहाँ पर मैंने आपको भी थ्योरी में भी कहा था कि जहाँ पर करंट नहीं जाता है वो हिस्सा यूजलेस होता है, तो उस वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ से ये वाला पार्ट हटा दिया। अब आप देखेंगे तो ये डायग्राम बहुत आसान हो गया। ठीक, अब हमारे पास क्या है, यहाँ से मैंने कहा कि करंट निकला, ये मान लो इधर से करंट गया I1 और इधर से करंट गया क्या, I2। तो यहाँ I1 चला गया, यहाँ I2 चला गया। ठीक, तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो हो गए सीरीज़ में, और ये दोनों हो गए सीरीज़ में। तो इसको और इसको अगर हम सीरीज़ में, यहाँ पर चलिए आपके लिए बना देता हूँ, इसको और सीरीज़, इसको सीरीज़ में क्या होता है, रेजिस्टेंस सीरीज़ में प्लस होता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, 3 ओम आएगा कि नहीं आएगा, 1 + 2। और इसको देखें तो ये भी सीरीज़ में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 + 4 = 6 ओम आएगा ना इतना। और नीचे वो बैटरी तो लगी हुई है, कितनी, 4 वोल्ट की। ठीक है ना, ये सप्लाई तो आपके पास है ही। अभी भी 2 रेजिस्टेंस हैं। अब आप देखिए सामने कि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है बच्चे, पैरेलल हैं। अब पैरेलल में यहाँ इसका और इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि इनका आर इक्विवेलेंट कैसे आता है। उसके लिए फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 + R2। ठीक है, इस फॉर्मूले को दिमाग में रट लो। जब 2 रेजिस्टेंस होंगे तो आर इक्विवेलेंट में ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, तो 3 × 6 और नीचे 3 + 6। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 18, इसको प्लस कर दो तो 3 + 6 = 9। 9 के टेबल में ये कहाँ आता है, ये आता है 2। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, मतलब इसका सारे का रेजिस्टेंस बन गया 2 ओम, जितने रेजिस्टेंस थे। और सप्लाई कितनी है आपके पास, 4 वोल्ट। वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट है। आपको पूछा है करंट कितना है, तो आप जानते हैं करंट ओम्स लॉ के हेल्प से I = R/V। R कौन सा, आर इक्विवेलेंट वाला। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2, यहाँ आएगा आपके पास, ये आई थिंक मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, क्योंकि हमारे पास V = IR होता है, तो I = V/R इक्विवेलेंट होगा। तो ये 4 वोल्ट है, और नीचे ये कितना आया, ये 2 आया, ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 एम्पियर इज़ द आंसर। चेक कर लो, 2 एम्पियर इज़ द आंसर। क्लियर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द आर्म AB एंड DF। ये क्या चीज़ है, सामने आपकी डायग्राम है, आप क्वेश्चन देख भी रहे हैं कि उसमें AB आर्म में कितना करंट गया इस वाले पार्ट में, और DF वाले पार्ट में कितना करंट गया। अगर इसमें 6 रेजिस्टेंस है 4 ओम के, और एक सप्लाई है, बैटरी है 2 वोल्ट की। ठीक, अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं जैसे बोला कि सीरीज़ पैरेलल है तो आर इक्विवेलेंट निकालना आसान है, बट अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो थोड़ा सा आपको हल्की सी मेहनत करनी है, होता वो भी इजी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक ब्रिज की तरह ही नज़र आ रहा है, जिसमें मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये अगर हमारे पास P है, ये Q है, ये R है, और ये क्या है, S है, तो ये 4 रेजिस्टेंस और ये गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है। तो अगर इसका और इसका रेशियो बराबर है तो हमारे पास ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऐसे देख लीजिए, P और Q का रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा, इसका और इसका रेशियो क्या आएगा, 1, क्योंकि 4 है। ठीक, तो हमारे पास बीच वाले पार्ट में करंट आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को हम यूजलेस मानते हैं, और इस वाले पार्ट को हम यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक, तो पहला आंसर तो मैं लिख देता हूँ कि आर्म कौन सी थी, ये DFD। इसमें आर्म FD में करंट कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि इसका कारण क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज निकला।
ठीक है भाई, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज निकला और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो हमारे पास बीच वाले पार्ट में करंट आना बंद हो जाता है। तो पहला आंसर तो ये सिंपल सा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इसमें चलते हैं इस वाले पार्ट को। अब इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करके आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आपको पता है ये दोनों क्या है बच्चे, सीरीज में ये 4 और 4 क्या हो जाएंगे, 8। ये दोनों क्या नज़र आ रहे हैं आपको, ये भी सीरीज में नज़र आ रहे जाएंगे, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ये भी 4 और 4 8, ये भी 4 और 4 8 हो जाएंगे। इतना समझ आ गया। अब मैं साथ साथ यहीं पर बनाते जाता हूँ कि इतना पार्ट अगर हटाएं और इसको भी हटा दें तो हमारे पास बच्चों यहाँ ऊपर वाले पार्ट में 4 और 4 क्या बन गया था, 8 ओम बन गया था। ठीक है, ये 8 ओम बन गया था। और नीचे वाले पार्ट में भी कितना आ गया था, 4 और 4 कितना हो गया था, 8 हो गया था। इतना क्लियर हो गया? आई थिंक इतना समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब आप देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आएगा ये, कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहे हैं 8 और 8, वैसे तो तीनों पैरेलल में हैं, बट ये और ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल में अगर वैल्यू सेम होती है ना तो उसका आंसर आधा होता है। यहाँ 8 है तो आंसर क्या होगा, 4। अगर आप लोगों को इससे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो अभी भी मैंने बताया कि आर पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो उससे निकाल लीजिए, बट वो टाइम वेस्ट होगा। तो अगर दोनों वैल्यू सेम है तो उनका आंसर होता है आधा। तो इसको हटाएंगे अगर हम, और इसको हटाकर हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक रेजिस्टेंस लिखेंगे, और वो एक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे, 4 ओम का होगा। ठीक है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 ओम का होगा। अब 4 और 4 फिर से पैरेलल हैं, और पैरेलल में अगर वैल्यू सेम होती है तो वो दोनों क्या हो जाती हैं, आधी। तो इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो मैं यहीं लिख देता हूँ डायरेक्ट। इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चे, 2 ओम। समझ गए? पैरेलल में वैल्यू सेम है तो ये आ जाएगा 2 ओम। तो इसको हटा के इसको हटा के मिला देंगे। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास लास्ट जो डायग्राम बचेगा वो बचेगा बच्चों कुछ इस तरह से। यहाँ 2 ओम आ गया, दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट। अब ये मैंने रखा क्यों, अब आपको बताया, उसने बोला फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द आर्म ए बी। तो इसमें कितना करंट गया, तो यहाँ से करंट आप भेजिए, आए वही घूमकर वापस आएगा, क्योंकि बीच में कोई जंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम इस करंट को निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रेजिस्टेंस थे तो I आ गया V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है, 2 वोल्ट है, और ये कितना है, 2 ओम है, ये कट जाएगा। तो जब आप इसको काटोगे तो ये बचेगा 1 एम्पीयर। तो हमारे पास करंट इन ए बी आर्म इज 1 एम्पीयर एंड द करंट इन डी एफ आर्म इज 0। ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ?